डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल केबी फिजिक्स 12। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो कूलम्स लॉ है और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को हम जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, निश्चित रूप से कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म समझ में आएगा ही। हमें मालूम है कि जो कूलम्स लॉ है उसकी हेल्प से इन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसके अकॉर्डिंग जो है फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, directly proportional to product of the magnitude of charges and inversely proportional to square of distance between two charges। और ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि यदि चार्जेस का नेचर सिमिलर हुआ तो उनके बीच रिपल्सिव फोर्स लगता है और यदि अपोजिट नेचर के चार्जेस हुए तो क्या होता है कि अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इट स्टेट दैट द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन एनी 2 पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। द फोर्स इज रिपल्सिव इफ चार्जेज हैव सेम नेचर एंड अट्रैक्टिव इफ द चार्जेज हैव अपोजिट नेचर। तो स्टेटमेंट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं इसको भी देख लेते हैं। तो जैसा कि स्टेटमेंट में बताया गया था कि जो फोर्स जो लगेगा पॉइंट चार्जेस के बीच में, ध्यान रखिएगा कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर पॉइंट चार्जेस। तो फोर्स जो Fe होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये बात कही गई थी। तो Fe इज इक्वल टू हो जाता है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर K कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और K की वैल्यू जो लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इस वैल्यू को हमें याद रखना है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe इज इक्वल टू K Q1 Q2 मैग्नीट्यूड लिया गया है अपॉन R स्क्वायर। तो Fe इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर जो चार्ज रखे गए हैं वो वैक्यूम में रखे गए हैं। यहाँ पर जो एक फिजिकल क्वांटिटी आ रही है एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, ये क्या है? एब्सोल्यूट परमिटिविटी या वैक्यूम है। तो इससे पता लगता है कि ये चार्ज जो है वैक्यूम में रखे गए हैं। किसी दूसरे मीडियम में जब चार्ज रखे जाएंगे अदर देन वैक्यूम तो उस पर्टिकुलर मीडियम की जो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी यहाँ पर लिखी जाएगी एप्सिलॉन नॉट की जगह पर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एंड हैज द वैल्यू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखना है इसको भी 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये सबसे लीस्ट वैल्यू है, यानी किसी भी अदर मीडियम से कंपेयर करें तो वैक्यूम की जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है वो लीस्ट होती है। इसलिए जब भी कोई चार्ज वैक्यूम में रखे जाते हैं तो उन पर मैक्सिमम फोर्स लगता है। यदि उन्हीं चार्ज को उतनी डिस्टेंस पे किसी दूसरे मीडियम में रख दिया जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वैक्यूम के कंपैरिजन में वहां पर कम फोर्स लगेगा। तो इस तरह से हमें क्लियर हो जाता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन 2 चार्जेस एंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अब हम कूलम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म सीखेंगे। देखिएगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम एट डिस्टेंस r फ्रॉम ईच अदर व्हेन चार्जेस हैव सिमिलर नेचर, यानी Q1 × Q2, यानी Q1 और Q2 का मल्टीप्लिकेशन जो आ रहा है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब या तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हैं। तो नेचर यहाँ पर क्या होगा? रिपल्सिव होगा। फोर्स जो है रिपल्सिव होंगे, यानी चार्ज एक दूसरे से रिपेल हो रहे होंगे। फिगर हमने यहाँ पर बना रखी है। देखिए चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर R1 है, चार्ज Q2 का पोजीशन वेक्टर R2 है। तो जब हम Q1 पर लगने वाले फोर्स की बात करेंगे वो F12 होगा, मतलब चार्ज जो Q1 है वो इस तरफ को रिपेल होगा ड्यू टू Q2। तो उसकी डायरेक्शन जो लेंगे वो हम B से A की तरफ लेंगे, यानी BA वेक्टर का यूज करेंगे। तो BA वेक्टर जो है वो R21 वेक्टर होगा। और जब
हम फोर्स F21 की बात करेंगे जो कि इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसके लिए हमें वेक्टर ए बी लेना पड़ेगा। इस तरफ को वेक्टर ए बी को हमने R12 से रिप्रेजेंट कर रखा है, क्योंकि वेक्टर का नॉलेज यहां पर होना जरूरी है। तो इस तरह से R12 वेक्टर हो चाहे R21 वेक्टर हो, दोनों का मैग्नीट्यूड R ही है, या कहें वो ए बी के इक्वल है। डायरेक्शन वाइज केवल वो अपोजिट है। देखिए यहां पर हमें ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन का ठीक से नॉलेज होना चाहिए, तभी हम अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं। तो पहले बेसिक वो चीज हम बता लेते हैं। तो क्या है कि फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज फर्स्ट यानी Q1 ड्यू टू Q2 जब निकालेंगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, देखिएगा इस तरह का एक ट्रायंगल बनेगा, और इस पर जो फोर्स लग रहा है वो ये लग रहा है F12, इस पर Q1 पर। Q1 चार्ज यहाँ पर है, Q2 यहाँ पर है ना, B पॉइंट पर, ये A पॉइंट पर है। तो ये R1 वेक्टर हो गया, ये R2 वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर कौन सा हो जाएगा, B ये वेक्टर हो जाएगा, B से A की तरफ, तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर। अब देखिएगा इसको हम जब ऐड करेंगे बाय ट्रायंगल्स लॉ, जिससे कि हमें R21 वेक्टर के बारे में पता करना हो, R21 वेक्टर निकालना हो, तो देखिएगा ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए हम देख रहे हैं कि ओ बी वेक्टर और बी ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है, जबकि ओ ए वेक्टर अपोजिट ऑर्डर में है, क्योंकि हमें फोर्स F12 को निकालने के लिए बी ए वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो बाई ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन ओ बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा ओ ए वेक्टर। तो ये हो जाएगा R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1। तो इस तरह से R21 वेक्टर जब हम निकालेंगे तो वो आएगा R1 माइनस R2 वेक्टर। अब मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो R21 और को हम लिख सकते हैं R1 माइनस R2, तो इसका मतलब इनके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल होंगे। मेरी समझ से ये बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए जब हम सेकेंड वाले चार्ज पे फोर्स निकाल रहे होंगे, यानी F21 निकाल रहे होंगे, तो हमें इधर की तरफ लगने वाले वेक्टर की जरूरत पड़ेगी, यानी ए बी वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। ये R12 वेक्टर होगा, R12 1 से 2 की तरफ। तो फिगर क्या बनेगी, ट्रायंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाने के लिए उसको देख लो। ये तो हो गया हमारा फोर्स F21, डायरेक्शन इसकी क्या है, ए से बी की तरफ है, यानी R12 वेक्टर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये भी। तो ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। तो ये हम इसमें ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या देख रहे हैं कि ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर सेम ऑर्डर में है, और ओ बी जो है वो अपोजिट ऑर्डर में वेक्टर लग रहा है। तो एज पर द ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन ये हो जाएगा ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी वेक्टर। तो ओ ए वेक्टर क्या है, R1 वेक्टर है, प्लस ये क्या है, R12 वेक्टर है, इज इक्वल टू R2 वेक्टर हो गया। तो R12 की वैल्यू जब हम निकालेंगे वेक्टर तो आ जाएगी R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, और मैग्नीट्यूड R12 का इक्वल होगा इसका मैग्नीट्यूड। यदि ये बात आपको समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से आगे की चीजें निश्चित रूप से समझ में आएंगी ही। अच्छा, एक बात और है हमें मालूम होनी चाहिए, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं। मतलब यदि हमें वेक्टर R12 का यूनिट वेक्टर निकालना है इसका, तो R12 यूनिट वेक्टर R12 कैप इज इक्वल टू हो जाएगा R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। सिमिलरली R21 वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालेंगे तो ये हो जाएगा R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड, है ना। और इसको क्या लिख सकते हैं, R12 वेक्टर, तो ऊपर तो वही रहेगा। इसको अभी हमने बताया था, अभी इसको निकाल के दिखाया था, इसकी वैल्यू आती थी R2 माइनस R1। सिमिलरली यहां पर R21 वेक्टर डिवाइडेड बाई R21 का मैग्नीट्यूड को हम लिखेंगे, R21 वेक्टर को क्या लिखा था, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये देखिएगा, ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं।
फिर कुछ रह नहीं जाता, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। देखिएगा हमने सब कुछ अच्छी तरह से लिख रखा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2, इसको हमने F12 से रिप्रेजेंट किया है ना। तो पहले तो हमने वही मैग्नीट्यूड लिख दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 के बीच की डिस्टेंस जो है वो R ही तो है। अच्छा, ये जो फोर्स लग रहा है F12 वो किस डायरेक्शन में लग रहा है? B से A की तरफ लग रहा है, और B से A की तरफ का जो वेक्टर है वो R21 है। तो हमने यहां पर देखिए, ये तो लेफ्ट में तो वेक्टर लिखा ही हुआ R12, तो राइट हैंड साइड को वेक्टर बनाने के लिए इस की डायरेक्शन में, फोर्स F12 की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लग रहा है उसको हमने यहां पर लिख दिया है। यानी फोर्स की डायरेक्शन ये है, तो इस डायरेक्शन में लगने वाला वेक्टर क्या है? R21 है। तो इसी का हमने यूनिट वेक्टर लगा दिया। तो इसका मतलब LHS और RHS में दोनों वेक्टर क्वांटिटी हो गई हैं। तो where R21 is a unit vector which gives the direction of force F12, ये लिखना भी जरूरी है। और ये किस डायरेक्शन में लग रहा है? B से A की तरफ लग रहा है, या कहें 2 to 1, या कहें चार्ज Q2 to Q1 की तरफ फोर्स F12 लग रहा है। अब देखिए इसको अलग अलग फॉर्मेट में लिखा गया है, पूरी तरह से अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो अब देखिए R21 यूनिट वेक्टर को हमने रिप्लेस किया, जो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका है। तो R21 यूनिट वेक्टर है, तो R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? R21 वेक्टर अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। देखिए वही लिख दिया है, बाकी हमने कोई चेंज नहीं किया है। R21 वेक्टर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ R21। अच्छा, ये भी हमें मालूम है कि R21 का मैग्नीट्यूड जो है वो R के इक्वल है ना। R21 मतलब AB के बीच की डिस्टेंस क्या है? R है। तो हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह क्या लिख दिया? R लिख दिया। तो R स्क्वायर पहले से था, एक R और आ गया, तो ये R क्यूब हो गया। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब, और साथ में अब वेक्टर आ गया है। कौन सा वेक्टर आया है? R21 वेक्टर आया है, जबकि यहां पर यूनिट वेक्टर है। तो इसमें डिफरेंस समझ लें। ये सेकंड फार्मूला समझो, उसी चीज को हमने दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया है। अच्छा, अब हम अगले वाले स्टेप में क्या लिख रहे हैं? अगले वाले स्टेप में देखिए इसी को हम चेंज कर रहे हैं थोड़ा। R21 जो वेक्टर है, R21 जैसा कि अभी हमने समझाया, तो R21 वेक्टर क्या हो जाएगा? R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये कैसे आता है? ट्रायंगल्स लॉ वेक्टर एडिशन से हमने अभी जस्ट समझाया है। तो R21 वेक्टर की जगह हम ये लिख सकते हैं, और उसकी मैग्नीट्यूड लिखना है R21 का, तो इसी का मैग्नीट्यूड लिख दिया हमने। R21 का हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यूनिट वेक्टर की जगह ही तो हम इसको चेंज करके लिख रहे हैं दूसरे फॉर्मेट में, है ना। तो इसके बाद नहीं, इसके बाद ये रिजल्ट आया है। हमने R21 को R1 माइनस R2 लिख दिया, और R21 का जो मैग्नीट्यूड था उसकी जगह R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड लिख दिया। ठीक है। अब जैसे कि हमने इसकी जगह पर R21 की जगह पर क्या लिख दिया था? R लिख दिया था, उसी तरह से पहले से जो R लिखा हुआ है, तो R क्या है? मैग्नीट्यूड है। तो R की वैल्यू है किसके इक्वल? R1 माइनस R2 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के, है ना। इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो R2 स्क्वायर की जगह पर हमने ये चीज लिख दी, R2 स्क्वायर की जगह पर, और R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड एक बार और आया, तो मतलब इसकी जगह हमने लिखा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिखा, और R1 माइनस R2 एक और लिखा हुआ है, तो मल्टीप्लाई होकर के ये हो जाएगा R1 माइनस R2 का की पावर 3। तो इस तरह से ये एक डिफरेंट फॉर्मेट हो गया F12 का। तो F12 को ऐसे लिखें तो भी वेक्टर फॉर्म में है, ऐसे लिखें तो भी वेक्टर फॉर्म में है, और इसके बाद ये रिजल्ट आए जब हम R21 की जगह R लिख दें तो ये वाला R क्यूब आने लगेगा। तो ये एक फार्मूला ये भी हो गया। अब जब हम इसको इस तरह से लिखें, कौन सा वेक्टर? R21 को R1 माइनस R2, और इसके मैग्नीट्यूड को R1 माइनस R2 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखें तो लिख सकते हैं। और R स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? R1 माइनस R2 जो वेक्टर्स हैं के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, जैसे कि ये लिखा हुआ है। तो ये जो है
R1 माइनस R2 का जो मैग्नीट्यूड आया था वेक्टर का, उसका होल क्यूब हो जाएगा। स्क्वायर इधर से आया और एक R1 माइनस R2। तो इस तरह से हमने तीन क्या चार डिफरेंट तरीके से हमने फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड चार्ज को वेक्टर फॉर्म में लिखा है। अब दूसरे चार्ज पे लगने वाले फोर्स को इसी तरह से, यदि ये बात समझ में आ गई है तो निश्चित रूप से अगली बात भी तो इसी तरह से लिखी गई है। फिर से एक बार समझ लेते हैं। अब देखिए हम बात करेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज यानी Q2। एक मिनट, देखिए फोर्स हमने अभी बात की थी F12 की, अब बात करेंगे F2। ये फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1, तो फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो इसका फिगर चेंज हो जाएगा, है ना। तो देखिए मैग्नीट्यूड वाइज हमने लिखा F21, तो मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा जो F12 का रहा होगा। तो F21 अब निकाल रहे हैं, सेकेंड चार्ज पर लगने वाला फोर्स ड्यू टू फर्स्ट, और रिपल्सिव भी है तो ये Q2 दूर को भागेगा, है ना। तो F21 इज इक्वल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और इस डायरेक्शन में जो वेक्टर है वो क्या है, F12 है, तो F12 का यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा। फोर्स क्या है, F21 है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, इसको पढ़ते हैं। तो हमने वही इधर वेक्टर था तो इधर भी वेक्टर बना दिया यूनिट वेक्टर लिख करके, ठीक है ना। वेयर F12 इज ए यूनिट वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ F21, F21 की डायरेक्शन बताता है ये यूनिट वेक्टर, इसलिए तो लगाया गया है, और कोई इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि LHS वेक्टर है तो RHS भी तो वेक्टर ही होना चाहिए, तभी तो इक्वल लिख पाएंगे हम। तो इस तरह से यूनिट वेक्टर लगा करके हमने RHS को भी वेक्टर बना दिया, मैग्नीट्यूड था इतना, उसको वेक्टर बना दिया। और ये जो यूनिट वेक्टर लगाया गया है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, जिस तरफ F21 फोर्स लग रहा है, ये इस डायरेक्शन में, है ना। तो where R12 is unit vector which gives the direction of the force F21 from A to B, A to B फोर्स लग रहा है, या कहें चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ फोर्स लग रहा है। अब इसको जैसा कि अभी हमने फोर्स निकाला था F12, उसी तरह से F21 को डिफरेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, F12 जो यूनिट वेक्टर है ये कैसे आया होगा, F12 यूनिट वेक्टर जो आया होगा वो वेक्टर F12 को जब F12 के मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया गया होगा, तो वेक्टर F12 की जगह पर हमने यूनिट वेक्टर R12 यूनिट वेक्टर की जगह हमने लिख दिया क्या, R12 वेक्टर डिवाइडेड बाई R12 वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है ना। अब जो R12 का मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, R के इक्वल है, तो ये R के इक्वल हो गया, और R स्क्वायर एक पहले से है तो ये R³ बन गया। अब देखिए यहाँ तो यूनिट वेक्टर है, जबकि यहाँ पर वेक्टर है, यहाँ पर यूनिट वेक्टर है R12 और यहाँ पर R12 वेक्टर इटसेल्फ है, न कि यूनिट वेक्टर। तो कुछ फार्मूले में तुम्हें डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा, यहाँ क्यूब आ रहा है, यहाँ पर R स्क्वायर ही आ रहा है ना। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि इसको चेंज कर देंगे, R12 वेक्टर को लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो वही हमने किया है, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। और ये क्या है, मैग्नीट्यूड है उसका, तो R ये क्या है, 12 है, R12 है ना, R12, तो इसका मैग्नीट्यूड R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल हो जाएगा R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो R12 के मैग्नीट्यूड को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, शुरू में ही हमने समझा दिया था। अच्छा, ये आ गया। अब इसके बाद क्या है कि R जो है वो किसका मैग्नीट्यूड है, देखिए ये R12 का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू R2 माइनस R1 वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, R के इक्वल है। तो R की जगह क्या लिख सकते हैं, R की जगह भी हम ये लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और स्क्वायर है तो इधर भी स्क्वायर लगा दिया, तो इस R स्क्वायर की जगह पर हमने लिख दिया R2 माइनस R1 जो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर, और एक R2 माइनस R1 पहले से है तो ये क्यूब बन गया फिर से। तो देखिए ये F21 जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट, के 3 डिफरेंट फॉर्मेट
कहेंगे आज 4 डिफरेंट फॉर्मेट आ गए, एक ये आया, एक ये आया और एक ये आ गया फाइनली, है ना। मेरी समझ से तो ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, वो है कि जब चार्जेस का नेचर जो है वो अपोजिट हो तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, है ना। देखिएगा, व्हेन चार्जेस हैव अपोजिट नेचर, यानी Q1 इंटू Q2 लेस देन 0 है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो निगेटिव रिजल्ट आएगा, मतलब लेस देन 0 आ जाएगा, यानी नेचर ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा। फिगर देखिए हमने बना रखी है। अब Q1 जो होगा वो Q2 की तरफ अट्रैक्ट होगा और Q2 जो है वो Q1 की तरफ अट्रैक्ट होगा। फोर्स के नाम वही रहे, F12 फर्स्ट वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, F21 सेकेंड वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है। बस देखिए डायरेक्शन आपकी चेंज हो गई है, तो डायरेक्शन चेंज करना है और सब कुछ वैसे ही लिखना है। तो देखिए, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू Q2 F12 इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और हमें क्या करना पड़ेगा कि F12 की डायरेक्शन में जो वेक्टर लग रहा है उसका यूनिट वेक्टर लिखना है। तो इधर से इधर की तरफ जो वेक्टर है वो R12 वेक्टर है ना, और इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, R12 का यूनिट वेक्टर। लीजिए ये लिख दिया। पर जिस तरफ को फोर्स ये लग रहा है उस तरफ को लगने वाले यूनिट वेक्टर को लिख दीजिए। तो LHS वेक्टर था तो RHS भी वेक्टर हो गया। Where R12 is a unit vector which gives the direction of force F12 that is from A to B। ये फोर्स जो लग रहा है आपकी बार में F12 वो A से B की तरफ लग रहा है, या कहें चार्ज 1 से चार्ज 2 की तरफ लग रहा है। इसके भी अदर 2 फॉर्मेट हम देख लेते हैं। देखिए, आपकी हमने मॉडिफाई कर दिया फिगर और ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, केवल हमने चार्ज Q1 पर लगने वाला फोर्स F12 लिया है ना, क्योंकि अभी हमने जो लिया था वो उसमें दोनों तरफ को फोर्स लगते हुए दिखाए गए थे फिगर में। आपके हमने एक ही फोर्स को दिखाया है F12 जो फोर्स लग रहा है पहले चार्ज पे। तो यहाँ पर यूनिट वेक्टर था, यूनिट वेक्टर जो था वो कौन सा था, R12 यूनिट वेक्टर था। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यही लिख दिया है ना। अच्छा, ये R है, R स्क्वायर है, और R12 का मैग्नीट्यूड जो है, R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो R के ही इक्वल है, तो इसकी जगह R लिख दिया। तो ये R और ये R स्क्वायर तो R क्यूब हो गया। तो ये एक फार्मूला आ गया, देखा जाए F12 इस तरह से आ गया। ये देखिए यूनिट वेक्टर न होकर के अब क्या है, ये वेक्टर है R12। यूनिट वेक्टर में जो आया था इससे पहले इक्वेशन 7, और ये वाली इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट है, यहाँ क्यूब आ रहा है। अच्छा, अब देखिए हमने अब इसको चेंज करेंगे, F12 की वैल्यू दूसरे तरह से लिख रहे हैं। कैसे, R12 जो वेक्टर है इसको हम लिख सकते हैं R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वही लिख दिया। देखिए R12 की जगह पर R2 माइनस R1 लिख दिया, और नीचे क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो R12 का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा R21 का R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड, है ना, लिख दिया। ये हो गया। अब ये R स्क्वायर है, तो R इक्वल टू क्या है, R की वैल्यू AB के बीच की डिस्टेंस है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा दोनों तरफ। तो इस तरह से इसकी जगह हो गया R2 माइनस R1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये R2 माइनस R1 एक और है तो ये क्यूब आ गया। तो ये देखिए तीसरी इक्वेशन आ गई, फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड, कब, जब नेचर अट्रैक्टिव हो फोर्स का। तो इसी तरह से अब हम Q2 पर अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है ड्यू टू Q1 उसको भी लिख सकते हैं। देखिएगा, फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो सबसे पहले हमने नॉर्मल वे में लिखा यूनिट वेक्टर लगा करके। तो ये जो फोर्स लग रहा है, फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट जो कि अट्रैक्टिव नेचर है, उसकी डायरेक्शन ये है। तो इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर लेंगे वो इसका यूनिट वेक्टर लेंगे, वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर लेंगे, क्योंकि इस डायरेक्शन में B से A की तरफ जो वेक्टर लगेगा वो R21 होगा।
तो R21 का यूनिट वेक्टर लगा दिया तो ये दोनों तरफ वेक्टर क्वांटिटी हो गई। तो ये इक्वेशन नंबर 10 हो गई। फोर्स एक्टिंग ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट व्हेन द नेचर ऑफ चार्ज इज अपोजिट, यानी चार्ज दोनों अपोजिट नेचर के हैं। वेयर R21 इज ए यूनिट वेक्टर विच गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F21 फ्रॉम B टू A। R कहें चार्ज 2 टू चार्ज 1। एकदम से क्लियर है। अब हम इसी को R21 जो कि यूनिट वेक्टर है इसको वेक्टर फॉर्म में चेंज कर देते हैं, जैसे कि औरों में किया है। दिखेगा F21, यहां पर क्या पहले हमने लिखा था, यूनिट वेक्टर लिखा था। कौन सा यूनिट वेक्टर लिखा था, R21 यूनिट वेक्टर इज इक्वल हो जाएगा वेक्टर R21 अपान R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वही लिख दिया यहां पर। अच्छा ये क्या है, R21 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R के इक्वल है, तो ये R के इक्वल हो गया, ये R स्क्वायर है तो ये R क्यूब हो गया, और यहां पर R21 वेक्टर आ गया। ये इक्वेशन 11 हो गई, यानी फोर्स F21 का दूसरा फार्मूला हो गया। अच्छा अब इसको चेंज कर लीजिए, R21 को क्या लिख सकते हैं, R21 को हम लिख सकते हैं वेक्टर R21 इज इक्वल हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो देखिए वो लिख दिया, और मैग्नीट्यूड की जगह पर क्योंकि इसी का तो मैग्नीट्यूड लिखना है तो R1 माइनस R2 मैग्नीट्यूड लिख दिया। और जैसा कि औरों में हमने किया है कि R को क्या लिख सकते हैं भाई, R चाहे वो A से B हो चाहे B से A हो, R तो R ही है ना। AB डिस्टेंस R है, BA डिस्टेंस भी तो R ही है। वेक्टर फॉर्म में जरूर अलग से लिखा जाता है, तो R इज इक्वल टू हो जाएगा R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। स्क्वायर लगाया तो इधर भी स्क्वायर हो गया। तो देखिएगा यहां पर हमने R की जगह पर लिख दिया R1 माइनस R2 वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर, R स्क्वायर की जगह पर, और R1 माइनस R2 एक और है हमारे पास, तो R1 माइनस R2 का होल क्यूब हो गया, और F12 इज इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R1 माइनस R2 ये वेक्टर है अपान R1 माइनस R2 का होल क्यूब, मतलब ये मैग्नीट्यूड है R1 माइनस R2 उसका होल क्यूब कर दिया। ये फार्मूला और ये फार्मूला एक ही है, बस उसको अलग ढंग से लिखा गया है। ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला बिल्कुल 100% सेम है। यहाँ पर ये R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड लिख दिया गया है, भाई होल क्यूब यहाँ भी है, यहाँ भी हो तो R का ही होल क्यूब है। R1 माइनस R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड R के इक्वल है, तो वही आया हुआ है। बस यहाँ पर R2 माइनस R1 की जगह पर R1 माइनस R2 लिख दिया गया। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, उसी चीज को दो तरह से लिखा गया है। अच्छा तो ओवरऑल हमें क्या पता लगा कि फोर्स जो लग रहे हैं Q1 और Q2 को पर उन मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल हैं, बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। चाहे वो चार्जेस का नेचर कुछ भी हो, चाहे वो सेम नेचर के चार्ज हो चाहे अपोजिट नेचर के चार्ज हो, तो F12 इज इक्वल टू है माइनस F21। और क्या पता लगा, फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस सो दे आर सेंट्रल फोर्स। हमने देखा कि जो F12 निकालें चाहे F21 निकालें वो किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। Q1 पर जो फोर्स अट्रैक्टिव लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, इधर को लग रहा है, यानी लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस के बीच जब फोर्स लगते हैं तो उन फोर्सेस को क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सेंट्रल फोर्स है ना। और इस कूलम्ब्स लॉ से हम अच्छी तरह से लगने वाले फोर्सेस चाहे वो अट्रैक्टिव हो चाहे रिपल्सिव हो उनकी डायरेक्शन को पता लगा सकते हैं, समझ करके देख करके, है ना। तो इस तरह से हमें कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म ये बताता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसका नेचर कैसा है, सेंट्रल फोर्स है, इट इज ए सेंट्रल फोर्स। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म से हम लगने वाले फोर्सेस की डायरेक्शन को भी देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेरी समझ से मैंने कूलम्ब्स लॉ को एक जबरदस्त तरीके से वेक्टर फॉर्म में डिस्कस किया है, पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और नहीं तो एक बार और पूरा वीडियो देख लीजिए तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। डियर स्टूडेंट, वेलकम टू इन माय